नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से हल संधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं और हल संधि के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संधियों को हमने देखा है। आज उसी क्रम में हम देखने वाले हैं छत्व संधि। देखिए मित्रों, इसका नाम जो छत्व है उसके पीछे भी एक कारण है। मेरी एक आदत है, मैं बिना कारण के कोई बात नहीं करता, कोई ना कोई उसके पीछे कारण जरूर ढूंढ के लाता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है ऐसा बोलने के पीछे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है छत्व संधि। छत्व संधि तो पिछले वीडियो के अनुसार, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इन सारी की सारी संधियों का जो नाम है वो इनके आदेश के अनुसार किया गया। जिस संधि में जो आदेश किया जाता है उसी आदेश के अनुसार ही उस संधि का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे अब पीछे हमने जश्त्व संधि, ष्टुत्व संधि आदि पढ़ी थी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे छत्व संधि। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इस संधि के अंतर्गत जरूर छकार का प्रयोग किया गया होगा या छ को आदेश के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस संधि में ही प्रयोग किया जाता है छ को, अर्थात छ आदेश की बात यहाँ पर होती है। तो इस आदेश के अनुसार ही इस संधि को हम क्या कहते हैं? छत्व संधि कहते हैं। यहाँ पर छत्वादेश हो जाता है। अब छत्वादेश किसको होता है, कब होता है, कितने बजे होता है, कौन से वेबसाइट से होता है, वो हम देख लेंगे। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लिए एक सूत्र लिखा हुआ है शश छोटी। ठीक है, शश छोटी ये जो है पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का और अंतिम का सूत्र है। इसी सूत्र के द्वारा हम छत्व संधि का विधान करते हैं। यही सूत्र ऐसा है जो छत्व संधि का विधान करता है। तो सबसे पहले परंपरा के अनुसार हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं और उन पदों में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, षष्ठोटी में 3 पद हमारे सामने निकल के आते हैं। एक पद है श, दूसरा है छ और तीसरा है अटी। ठीक है, तो श जो है वो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, वह है शह। और दूसरा जो छ है वो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, एक एक। तो अगर ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है शह, तो आपको मैंने प्रत्येक वीडियो में ये बताया है कि व्याकरण के अंदर अगर षष्ठी विभक्ति है तो वो षष्ठी को स्थान षष्ठी कहा जाता है। स्थान षष्ठी कहने का आशय ये होता है कि उसके स्थान पर ऐसा आदेश होता है। अब जैसे शाह ये षष्ठी है तो यहाँ पर सा के साथ आपको स्थान शब्द का प्रयोग कर देना है कि शकार के स्थान पर ये ऐसा आप इसका अर्थ करेंगे कि शाह है, ये शाह षष्ठी में है तो षष्ठी का प्रयोग स्थान में होता है, तो शकार के स्थान पर। ठीक है, अब छा देख लेते। ये जो छा पद है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आपको ये मालूम है कि जो पद प्रथमा विभक्ति में होता है वह आदेश के रूप में होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे आदेश कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो छा अगर प्रथमा में है तो छा ये आपका आदेश है। क्या ये छा आदेश है? तो छ जो है आदेश है और आदेश के साथ क्रिया जुड़ती, क्योंकि छ जो है यहाँ पर कर्तृत्व रूप में है तो छ भवति ऐसा होता है। कब होता है? तो एक पद दिया आपको अटी। ठीक है, अटी में जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति है। अटी, अट का सप्तमी में बनता है अटी। ठीक है, अब अटी जो है वो 7-1 है। आपको पता होगा सप्तमी का कारक चिन्ह में और पर में होता है, लेकिन संधि वाले प्रकरण में हमने प्रायः हर जगह पर का प्रयोग किया है कि अट परे रहते। तो अब आपके सामने इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि छ के स्थान वो शा के स्थान पे छ आदेश हो जाता है, अटके परे रहते। ठीक है, चलिए अब हम अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। जो अर्थ लिखा हुआ उसको देखते हैं। देखिए, पदांत झय क्या दिया है? पदांत झय। मान लीजिए झय वर्ण जो है वो पूर्व पद के अंतिम में होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा संधि प्रायः कई बार संहिता एक पदे नित्या, कई बार एक पद में ही संहिता हो जाती, कभी 2 पदों में संहिता होती है। तो ये कहते हैं कि पदांत में जो है एक पद इधर हो और एक पद इधर हो
तो पहले वाला जो पद है उसके अंत में झय वर्ण हो। झय प्रत्याहार है, और प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, झय कहने से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इतने वर्ण आते हैं झय कहने से। और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है ये पूर्व पद के अंत में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो पूर्व पद के अंत में हो। ठीक है, तो अब देखिए अर्थ आगे कहते हैं कि पदांत झय अर्थात 1, 2, 3, 4 के बाद, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद अगर शा हो, ठीक है, शा हो तो शा के स्थान पे क्या हो जाता है? छ। शा के स्थान पे क्या हो जाता है? छ। छ आदेश हो जाता है। कब हो जाता है? तो कहते हैं अटी। अब ये अटी सप्तमी का है, अर्थात अट परे रहते। अब आपके सामने कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी कि जी अट क्या होता है, ये अट किसे कहते हैं? तो देखिए अट जो है ये भी एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। अट भी प्रत्याहार है। तो अट प्रत्याहार में जो वर्णों की संख्या है या जो वर्ण हैं वो कितने हैं, तो आपको यहाँ पर लिख के भी मैंने दिया है। अट में आ जाते हैं आपके स्वर, सारे स्वर आ जाते हैं, जितने भी स्वर अष्टाध्यायी में दिए हुए हैं प्रत्याहार सूत्रों में वो स्वर आ जाएंगे, और साथ में आ जाएगा ह, या, व, र, ऐसा ह, यकार, वकार और रेफ। ठीक है, 4 वर्ण ये हो जाएंगे और सारे के सारे जो आपके हैं वो स्वर आ जाएंगे। तो अट परे रहते हुए जो है वह पदांत झय से उत्तर शकार के स्थान पे छकार आदेश हो जाता है। शा जो है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? बोले अट परे हो तो, अट प्रत्याहार परे हो तो अट में सारे स्वर आ गए, ह या वर आ गए, अर्थात इतने वर्ण अगर परे हो तो शा के स्थान पे आपको आंख बंद करके रात के 12 बजे भी छा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आपको और स्पष्टता आ जाएगी। उदाहरण दिया हुआ यहाँ पर है तत्पिलस शिवः। ठीक है, तत्पिलस शिवः ऐसा दिया हुआ। तो यहाँ पर 2 पद हैं, देखिए एक पद है आपका तत् और दूसरा जो पद है वो है शिव। 2 पद हैं। ठीक है, अब तत् और शिव, इसमें जो पूर्व पद है वो है तत्, और इस पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो है ता। ठीक है, अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण ता है, ये जो ता है ये किस में आता है? झय के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि आपको ये बताया है कि झय जो है वह प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो झय में आ गया आपका ता, तो पदांत झय से उत्तर, पदांत झय हो गया, इससे उत्तर मतलब इससे आगे। इससे आगे क्या है? बोले शा। आपको शा दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ पर शा है। इस शा के स्थान पे हमें क्या करना है? तो हमें इस शा के स्थान पे करना है छा। क्या करना है? छा। कब करना है? तो कहते अटी परता, अगर अट परे हो तो शिव में जो ई है ये शा के बाद ही तो आएगी यहाँ पर, और ई अट में आती तो अट परे है, तो अट परे रहते। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका सा है ये शकार आपका किस में हो जाएगा? छकार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सा दिया, इसको क्या कर दिया? छ। अब छ हो गया, लेकिन अब हम कैसे लिखेंगे? तत् पिलस छिवा, ऐसे लिख गया ना, तत्छिवा। अब तत् पिलस छिवा हमने जब लिखा तो यहाँ पर छा के योग में आपको याद है एक सूत्र लगता है, स्तोहो श्चुना श्चु, लगता ना श्चु तो संधि का, कि जहाँ चवर्ग का योग हो तो चवर्ग के योग में जो है वो तवर्ग को क्या हो जाता? चवर्ग हो जाता। तो इस ता के स्थान पे हम क्या कर देंगे? इस ता के स्थान पे हम कर देंगे चा। ठीक है, तो आपका रूप बनता है जो यहाँ पर दिया है तत्छिवा। क्या दिया? तत्छिवा, ये आपका रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण मैंने एक विस्तार से दिखाया, इसी प्रकार से सारे उदाहरण समझते हुए चलिएगा आप। एक और देख लेते हैं विस्तार से। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है तत्पिलस श्रुत्वा, तत्पिलस श्रुत्वा। अब श्रुत्वा दिया हुआ है तो आपको करना क्या है? तत् ये एक पद हो गया,
और श्रुत्वा ये दूसरा पद हो गया। 2 पद हो गए यहाँ पर। पूर्व पद जो है वो तत् है, उत्तर पद है वो श्रुत्वा है। 2 पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ता, ठीक है, और वो किस में आता है? झ में आता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो ता है वो किस में आता है? झ में आ गया, ठीक है। और श्रुत्वा के अंदर जो है वो शा है, ठीक है। तो झ से उत्तर जो शा है, ये जो शा है, इस शा को हम क्या कर देंगे? तो कहते हैं इसको छा कर दीजिए, ये छा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो शा है आपका छा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक शर्त इनकी और थी, वो थी कि अट परे होना चाहिए। अगर भाई साहब आपको अट ना मिलेगा तो आप ये बवाल नहीं बचा सकते हो, शा को छा नहीं कर सकते हो। अट मिलेगा तब आप करोगे, वरना बिल्कुल नहीं करोगे। तो अट में देखिए श्रुत्वा का जो ऊ है ये अट में है और परे है, परे है, इसलिए शा को क्या कर दिया आपने? छा कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम छा कर देते हैं तो हमारी जो स्थिति बनती है वो बनती है तत् प्लस श्रुत्वा, ऐसे बनेगी। अब छा के योग होने के कारण से जो ता है इसको हम क्या कर देंगे? तो इसको कहते हैं, इसको कर दीजिए आप चा, तो क्या बनेगा? तच्छ्रुत्वा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मैंने 2 उदाहरण और दिए हैं समझने की दृष्टि से, इनको भी देख लेते हैं। दिया है सत प्लस शीलः, सत प्लस शीलः। अब सत प्लस शीला में क्या बनेगा? सच्छीलः। ये जो शा है इसको होगा छा, और ये जो ता है इसको होगा चा, क्या बनेगा? तच्छीलः, ऐसा बन जाएगा। आपको वही सिद्धांत वही काम करेगा। देखो व्याकरण में बिना सिद्धांत के कुछ काम नहीं चलता। ये व्याकरण कह लीजिए या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार कह लीजिए, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी सारे नियम सिद्धांत से काम होते हैं, तो व्याकरण में भी सारे के सारे नियम सिद्धांत से ही कार्य होते हैं। क्योंकि तत् जो है, सत में जो ता है ये आपका झ में आया, झ से उत्तर आपको शा मिला, शा को कर दिया छा, क्योंकि पीछे ई जो है ये छिपा हुआ, तो तच्छीलः। ऐसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण आपके सामने दिया है, तत् प्लस श्लोकेन। अब श्लोकेन में शा है, इधर तत् का ता है, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा, और शा के स्थान पे हो जाएगा छा, तच्छ्लोकेन। उत प्लस श्रेयाः, उच्छ्रेयाः। ये आपके सारे के सारे उदाहरण बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण बनते हैं जिनको आप इस संधि के नियम के अनुसार रखकर देख सकते हैं, और तो आपको बिल्कुल ऐसा ही उच्चारण और यही आदेश जो है शकार के स्थान पर छकार का कर दिया जाएगा। बस आपको 1-2 चीज़ याद रखनी है, मैं अंत में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। पहले तो शा के स्थान पे आपको छा करना पड़ेगा। अगर छा हो गया है तो छा को मानकर जो है वो ता या दा को क्या करना पड़ेगा? आपको चा करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये 2 चीज़ याद रखो। बहुत ज़्यादा प्रयोग इस संधि का मिलता है साहित्य के अंदर, जगह जगह प्रयोग मिलता है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, और बहुत सारे इसके उदाहरण भी बनते हैं, आप उन उदाहरणों को भी देख सकते हैं। मैंने आपके सामने 4-5 ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि आपको ये संधि वाकई में अच्छी लगी होगी। मुझे ये अच्छी लग रही, पढ़ाती हूँ तो आपको तो अच्छा और अच्छी लगेगी। तो आप इस संधि को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछें, कुछ मुझे बताएं, इसके बाद इसको शेयर करें। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो व्याकरण तो पढ़ते हैं लेकिन वो वस्तुतः उस हिसाब से नहीं पढ़, या तो वो बहुत गहराई में चले जाते हैं कि छत्व, पदत्व, अपदत्व, नैयायिकों की जो भाषा है उसमें घुस जाते हैं, या तो बहुत गहरे चले जाते हैं, और या फिर बहुत ऊपर है। दुनिया में दोनों परेशान, या तो सबसे ऊपर रहने वाला ही परेशान है, सबसे गहरे वाला ही परेशान, बीच वाला अच्छा है, ठीक है, आराम से तैर रहा है। तो जो बीच में हम जैसे लोग हैं वो ही ज़्यादा सुखी हैं। तो इसलिए आप हमें क्या करना है कि चीज़ को समझना भी है आराम से, और समझते हुए कष्ट भी ना हो, हमें उस प्रकार से करना। तो बहुत सारे ऐसे छात्र भी होते हैं, ऐसे सहपाठी होते हैं, सहपाठनियाँ होती हैं कि जिन्हें ये नहीं पता लगता कि जी हमें जो संधि है उसका वास्तविक स्वरूप कैसे करना है। उनका बैकग्राउंड उस प्रकार से नहीं होता। अगर होता भी है तो फिर वो बहुत गहराई वाले होते हैं या बहुत उथले पानी वाले होते हैं। तो उन सभी को आप इसको शेयर भी करें, बताएं भी कि देखो एक ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है और आप उसको पढ़ें, ठीक है। तो एक ही संधि करेंगे हम आज। सभी के लिए नमः संस्कृताय।